सबसे पहले तो हम अंदर गए तो हम लोग बाहर बैठे थे जब तक हमारा नाम अनाउंस ना करे तब तक। तो 9 बजे का टाइम था तो उन्होंने 9:30 बजे हमारा नाम अनाउंस किया था मेरा। फिर कैबिन में उन्होंने बुलाया, फिर पार्थ का मेरा भी पासपोर्ट लिया और पार्थ आया था साथ में तो उसका भी पासपोर्ट लिया था। कुछ वो कंप्यूटर में देख रही थी और फिर पार्थ को बोला कि आप बाहर जाके वेट करो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो बुलाएगी ऐसा। फिर हमारा स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को बोल दिया कि कुछ भी गलत आप आंसर बोलोगे या कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो मैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर सकती हूँ और बैन भी लगा सकती हूँ ऐसे। फिर उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि आप और आपके पति कब मिले थे, कौन सी डेट पे मिले थे। ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है 5-6 बार। हाँ सर, हाँ सर। जी, आगे पूछें फिर। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने शादी कब की, तो उसकी डेट मैंने बताई। फिर उन्होंने बोला कि किसने करवाई आपकी शादी, तो मैंने बोला कि 5532 फॉर्म में जैसे पेज नंबर 5 पे मैंने मेंशन किया है ना, प्रियाबेन धवल पटेल को उसने। तो वो तब मेरे पे भड़क गई कि मैंने तेरे को ये पूछा कि कौन से फॉर्म में क्या है, सब फाइल में रखा हुआ है, वो हो गया, वो हो गया, अभी मैं जो पूछ रही हूँ ना वो उसका आंसर दो मुझे। जी। मैंने बोला ओके। फिर प्रिया बेन का पहले तो उन्होंने प्रिया बेन की एज पूछी तो मैंने बोला 29। फिर उन्होंने मेरी एज पूछी, मैंने बोला 25। तो वो बोल रही थी कि आप 25 के और वो 29 की है तो कैसे दोस्त हो गए आप दोनों। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे हम मंदिर में सेवा देने के लिए जाते थे और वो भी आती थी वगैरह। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर आगे वो पूछने लगी कि आप लोगों ने शादी में मतलब क्या क्या किया और उसकी कोई फोटोज वगैरह कुछ है, तो मैंने बोला हाँ है। तो उन्होंने बोला कि दिखाओ मुझे, तो मैंने अपना एल्बम जो था वो मैंने पास किया। तो फिर वो उन्होंने 2-3 फ़ोटो देखे और मेरे को बोलने लगी, "नहीं, मैं नहीं मानती कि ये शादी है, मेरे को लग रहा है कि आपने एंगेजमेंट ही की है।" तो मैंने बोला, "नहीं मैम, ऐसा नहीं है, आगे एंगेजमेंट की फ़ोटोज़ है एल्बम में, लेकिन हमने तीनों सेरेमनी एक ही दिन पे की है, जैसे कि शाकर नाडियल है और एंगेजमेंट है और मैरिज भी है, आप पीछे देखो वहाँ पे फ़ोटोज़ है।" तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो आपके पति कब आए थे पहली मतलब जब आप लोगों ने शादी की तब कब आए थे, तो मैंने उसकी डेट बताई। फिर उन्होंने बोला अच्छा, तो फिर आप कब से बातें कर रहे हो, मैंने बोला कि 7 दिसंबर से, जब से हम पहली बार मिले थे उसके बाद से हम बात कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि तो फिर आपने कब तय किया कि आप लोगों को शादी करनी है, तो मैंने उसकी भी डेट बताई कि फर्स्ट को ऐसे कॉल पे बात हुई थी और फिफ्थ को हम मेरे घर पे पंडोली पे ऐसे इकट्ठा हुए थे, डेट वगैरह मतलब जगह और वो सब 15 जनवरी को कब करना। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो आपके पति फिर उन्होंने बोला कि कब वापस गए, कितने दिन आप शादी के बाद साथ में रहे, तो मैंने बोला कि 3 दिन रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि 3 दिन रहे तो फिर आपने 3 दिन मतलब बचे हुए थे, तो आप लोगों ने फिर आपके पति आ नहीं सकते थे मैरिज करने के लिए, तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आ नहीं सकते थे ऐसा नहीं है, मैंने बोला कि आए हुए थे तो क्यों ना हम शादी करें। इसका तो जवाब ये नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छा। ये जो है ना उल्टा घुमा दिया, जैसे कि 3 दिन बचे थे शादी क्यों करी। आपको बोलना ये चाहिए था कि वो तो 1 महीने से पहले से आए हुए हैं।
नहीं, वो बोला मैंने सर हाँ, कि मैंने ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि हम बाद में नहीं, हम पहले भी कर सकते हैं। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे हमारी फैमिली धनारक में बिलीव करती है, उस वजह से पहले तो हम बातें कर रहे थे, और जब हमने ये डिसाइड किया कि हमें एक दूसरे के साथ शादी करनी है, तो मैंने बोला कि ऑलरेडी हम धनारक के पीरियड में थे, तो जो मैंने स्पेसिफिक डेट उनको बताई कि ऐसे 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक हमारे में रिचुअल, कोई भी रिचुअल हम परफॉर्म करते ही नहीं है। तो फिर वो वो जो इंटरप्रेटर रखा था, तो वो उसमें वो भी घूम गया, तो मैंने 2-3 बार वो रिपीट करवाया, क्योंकि मेरे को लगा कि उनको समझ नहीं आ रहा है, और वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सामने ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो क्लियर किया, उसके बाद उन्होंने इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर हाँ, क्या बोल रहा था इसके बारे में? अरे जो डेट्स थी ना वो मिस इंटरप्रेट कर रहा था वो, जैसे कि मैंने बोला ना 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी, तो वो मैं बोल रही थी ना, तो वो हड़बड़ी में पता नहीं वो कौन सी डेट बोल रहा है, तो मैंने बोला कि रुको, ये डेट नहीं है, ये डेट से ये डेट डेट तक है। रुक जाओ, स्टॉप कर दो यहाँ पर। मैंने हाँ आपको पहले उस दिन कहा था कि आपने क्वेश्चन सारे लिखने हैं, आपने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे, कहाँ पर कौन सा सवाल क्या पूछा है, ये क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है आपने ना लिख के? हाँ सर, नोट्स में मैंने बनाई है। हाँ, तो ये मेरे को आपको ईमेल करना है और मेरे को आपको बताना है कि भी इंटरप्रेटर ने कहाँ पर गलती करी, कौन कौन से क्वेश्चंस पे इंटरप्रेटर ने, आपने जवाब कुछ और दिया, उसने और कुछ बोला, ये आपको मेरे को अलग से लिख के बताना है मेरे को। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके। हाँ, आगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो एल्बम मैंने दी ना वो देखने लगी, फिर मेरे को बोला कि अ, मेरे को नहीं लग रहा कि आप लोगों ने जैसे हिंदू रिचुअल के हिसाब से मतलब प्री वेडिंग वगैरह कुछ किया नहीं है, और आप बोल रहे हो कि शादी की है। तो मैंने बोला कि हाँ, हमने हल्दी वो सब नहीं किया है, लेकिन हमने मेहंदी की हुई थी, और शादी एंगेजमेंट की है, और शादी की है। तो उन्होंने बोला, तो एंगेजमेंट का उन्होंने ऐसा बोल दिया कि एंगेजमेंट हमारे में होती ही नहीं है, वो मेन नहीं है हमारे में जो शादी करते हैं ना वो मेन होता है। मैंने बोला हाँ, तो वो की है हमने, तो तो यहाँ फिर पर वो वापस स्टॉप करूंगा मैं आपको। मैंने हुँ, भी आपको शायद, मेरे ख्याल है कि कई बार आपको शायद ये भी एम्फेसाइज किया है कि जो वीजा ऑफिसर का फोकस होता है वो है सेरेमनी। हाँ, जो हाँ, हाँ, जो असली जो हिंदू मैरिज हो रही है, एंगेजमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, रिसेप्शन से कुछ लेना देना नहीं है, हनीमून से भी कुछ लेना देना इतना नहीं है, लेकिन सेरेमनी के अगर आपको पास अगर सबूत अगर हैं, वो ही हम देखना चाहते हैं। प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो एल्बम में वो जल्दबाजी में ऐसे देख रही थी सर एल्बम हमारा, तो फिर मैरिज की उन्होंने पूछा है कि ऐसे फेरे लेते हुए कहाँ पे है फोटो ये सब, तो मैंने बोला कि आप मैम फिर से आगे आ गए हो, आप पीछे देखो, पीछे है वो फोटो। तो मैं खड़ी होकर मैंने उनको दिखाया कि आप देखो ये रहे हमारे हवन के फोटोज। तो वो बोलने लगी कि नहीं, आप लोग फेरे तो ले नहीं रहे हो, आप लोग तो खड़े हुए। तो मैंने बोला कि कहाँ खड़े हुए हैं मैम, हम फेरे तो ले रहे हैं। तो क्या नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आप फेरे ले रहे हो। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि मेरे को पूछा नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तूने शादी की ही नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ एंगेजमेंट की है। तो मैंने बोला ऐसा नहीं मैम, हमने 15 को शादी की है। तो फिर वो मेरे को ऐसा बोलने लगी, तू ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, मैं तेरा, तू झूठ बोलेगी ना तो मैं तेरा वीजा ऐसे कनाडा का 5 वर्ष के लिए बैन कर दूंगी। तो मैंने बोला कि मैं मैम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हमने 15 को शादी की है। फिर वो चीज़ हो गई, फिर वो आ गई प्री वेडिंग के, प्री वेडिंग रिचुअल्स, तो आप लोगों ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किए। मैंने बोला कि मैम हमने मेहंदी की है, तो मेहंदी के फोटोज जो है वो हमने फाइल में अपलोड किए हुए हैं। तो वो फिर मेहंदी का तो उसने साइड पे ही रख दिया, वो बोलने लगी कि हल्दी कहाँ पे है। तो मैंने बोला कि हमने हल्दी नहीं की। तो बोला कि क्यों नहीं की। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे मेरे पति के फादर नहीं है, सिस्टर नहीं है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो हम लोगों ने हल्दी रखी नहीं थी। तो वो बोलने लगी कि ऐसा कैसा हो सकता है कि हल्दी वगैरह तो हमारे में मेन होता है, तो आप लोगों ने किया क्यों नहीं। तो मैंने बोला ना मैम कि हमें नहीं करनी थी ऐसा।
फिर मैंने उसके बाद मैंने ये वो बार-बार बोल रही थी कि मैं नहीं मानती कि आपने शादी की। तो मैंने अपने आप से मैंने उनको ऐसा बोला कि मैम ऐसा नहीं है, आपको लगता है लेकिन इतने ही डॉक्यूमेंट नहीं, बाकी सारे भी डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास जो दिखा सकते हैं कि मैं मैरिड हूँ। और वो सिर्फ़ इंडिया के नहीं है, मैंने बोला कि मेरे पति कनाडा में रहते तो उसके भी डॉक्यूमेंट है, तो वो फिर मेरे को वो डाँटने लगी कि बोलने लगी कि मैंने तुझे पूछा कि क्या है, क्या नहीं है? फिर से उ उस उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे वो पासपोर्ट पे 5 बरस का कनाडा का बैन लगा दूँगी। फिर मैंने कुछ बोला नहीं, फिर वो वापस हल्दी पे आ गई, फिर प्री वेडिंग फिर फैमिली की बात आई तो शादी के दिन का उन्होंने पूछा कि 15 को क्या हुआ था ऐसे। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे सेरेमनी हमने रखी थी, तो उन्होंने बोला अच्छा तो कौन से टाइम पे रखी थी? मैंने बोला 5 टू 7 रखी थी। तो उन्होंने ये भी पूछा कि अच्छा आप लोगों ने सेरेमनी तो आपकी स्पेसिफिक मैरिज सेरेमनी कितने टाइम तक चली थी? तो मैंने बोला कि 3 सेरेमनी हमने की थी। तो स्पेसिफिकली मैरिज जो था वो 1 घंटे के लिए चला था। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने ये वो पूछा कि आपने कितने मतलब कौन से आपने रिसीव किए? तो मैंने बोला कि हमारे में जो शादियाँ होती है ना उसमें वो पैसे का कवर देते हैं। तो मैंने बोला कि वो हमने रिसीव किए थे। तो बोलने लगी तो अच्छा तुम मुझे बता सकती हो तो किसने-किसने कौन-कौन कितने-कितने अमाउंट दिए थे? तो मैंने बोला हाँ, मैं बता सकती हूँ आपको। फिर मैंने सारे अमाउंट्स बोले कि मेरी सास ने इतने दिए थे, मेरे मम्मी-पापा ने इतने दिए थे। फिर सामने से वो मेरे को पूछने लगी कि अच्छा वो आपकी भाभी और वो थी उन्होंने कितना दिया था? और मौसा-मौसी का ज़िक्र हुआ पहले कि आपके फैमिली में मतलब आप शादी करके गए तब कौन-कौन प्रेज़ेंट था? हाँ, वो पहला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो उस बात पे उन्होंने पूछा कि अच्छा उन्होंने कितना दिया था? तो मैंने वो सब बताया। फिर मेरे को बोला कि अच्छा तो शादी करने के बाद आप घर पे गए तो कौन-सा रिचुअल किया था? मैंने बोला कि मेरे पति के साथ मैं घर पे गई तब मेरे इन-लॉज़ ने पहले वेलकम किया, फिर आरती उतार के वो जो गृह प्रवेश करवाते हैं वो करवाया था मेरी सास ने और फिर हमने जो अंगूठी वाली रिंग होती है ना वो खेली थी। तो फिर मेरे को पूछा तो अच्छा उसमें कौन जीता था? मैंने बोला मेरे पति जीते थे। फिर वो कहने लगी उसके बाद क्या किया? मैंने बोला कि हमने सब मतलब ब्लेसिंग्स लेके हम सारे थक गए थे तो सारे लोग सो गए तो उन्होंने बोला अच्छा तो दूसरे दिन पहले कौन उठा? तो मैंने बोला कि हम दोनों साथ में उठे थे, फिर उन्होंने ये टाइमिंग पूछा, अच्छा तो 16 को क्या किया फिर? उसके बाद तो मैंने बोला कि हमारे में जो रस्म होती है कि आना बोलते हैं उस गुजराती में मैंने बोला कि मेरे को मायके में जाना होता है, मेरे मायके वाले लेने आते हैं। तो बोला कि कौन लेने आया था? मैंने बोला मेरे भाई लोग लेने आए थे। फिर बोलते अच्छा कितने बजे गए थे? मैंने बोला कि 11 बजे मेरे भाई लोग लेने आए थे, तो मैं 11 बजे गई थी। फिर उसके बाद बोला, "अच्छा, तो फिर वापस कब आए?" मैंने ये बोला कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं, वो लेने आते हैं, तो मेरे भाई-भाभी आए थे और मेरे को 4 बजे लेके गए थे। फिर उसके बाद 17-18 का पूछा कि आप लोगों ने क्या किया ऐसा, तो फिर मैंने बोला कि ऐसे करके फिर मेरे पति चले गए थे कनाडा वापस। तो फिर उसके बाद इतना पूछ के फिर उन्होंने मेरे मतलब पार्ट को बुलाया अंदर कि और मेरे को बोल दिया कि अब तू जा। और इसमें सर उन्होंने सिर्फ घर वालों के पैसे के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने पंडित जी को कितने पैसे दिए वो भी पहले पूछा था कि कितने दिए। तो ये सब मैंने कॉन्फिडेंस में ऐसे जवाब दे दिए, वो फटाफट से मैं जवाब दे रही थी और वो फटाफट से वो कंप्यूटर में टाइप कर रही थी, फिर मेरे को बता रही कि मेरे को अभी नहीं लग रहा कि तूने शादी की है। फिर मैंने बोला कि ऐसा नहीं है मैम, मैं एक बार फिर से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं उसको कुछ ना कुछ निकाल के अपने डॉक्यूमेंट्स में थे उसको सबूत दिखाऊँ और वो माने कि हाँ, हमने शादी की। लेकिन वो उसने तीसरी चौथी बार मेरे को बोल दिया मैं तेरे पासपोर्ट पे बैन लगा दूँगी, मैं तेरे को जितना पूछ रही हूँ ना उतना ही जवाब दे, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं सुनना है, मैंने बोला। फिर मैंने कुछ बोला नहीं उनको। फिर पार्थ को बुलाया उसने, फिर मेरे को बोलने लगी कि आप बाहर वेट करो, मैं आपके पति के साथ बात करना चाहती हूँ।
फिर पार्थ को सेम उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया कि आप कब आए थे और वो सब, और उसके साथ भी वही आर्ग्यूमेंट की कि आप लोगों ने हल्दी वगैरह कुछ क्यों नहीं किया। तो पार्थ बोलने लगा कि ऐसे हमारे में मेरे फादर और वो सब नहीं है ना, तो उस वजह से, और मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ करना है। तो उसको ये जवाब दिया कि अच्छा आप बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन घर में हल्दी तो हो सकती है ना। तो पार्थ ने बोला कि हमें नहीं करनी थी। फिर वो आती है फिर शादी पे, और शादी पे उन्होंने फिर पैसे का पूछा और नाइट का पूछा था ना तेरे को कि 15 को रात को घर पे आके क्या हाँ। किया। हाँ, वो सेम सेम चीज उसने की कि आपको 15 को शादी के बाद घर पे आने पे क्या किया था वगैरह, और शादी के दिन किसने किसने कौन से पैसे दिए। और सर ये मिस्टेक हुई थी कि पैसे का पूछा उन्होंने, तो मैंने मैरिज पे कितने मतलब जो शगुन देते उसके बारे में ही मैंने बोला था। पता नहीं वो क्या समझ बैठी, वो ये समझी कि मैंने ये बोला है कि ये पैसे जो है वो घर पे आके जब मैं मैरिज करके घर पे आई ना, तब मेरे को मेरे इन लॉज ने दिए हैं और मेरे मम्मी पापा ने दिए। तो उन्होंने लास्ट में जब क्वेरी निकाली ना, तब उन्होंने बोला कि आपके पति बोल रहे हैं कि मैरिज में पैसे दिए और आप बोल रहे हो कि घर पे दिए। मैंने बोला नहीं मैम, आप उस कुछ और समझ गई, आपको मैंने बोला कि मिसअंडरस्टूड हो गया है, ऐसा नहीं है, मैंने मैरिज का ही बोला था। फिर पैसे के बारे में पूछा, तो पैसे के बारे में हम लोगों ने अलग अलग जवाब दिए ना, वो उस जगह पे हमने ही गलती की है। क्या क्या जवाब दिया अलग अलग? मैंने जो मेरी जो सास है उन्होंने जो 5,000 दिए थे, फिर मेरे जो मम्मी पापा है उन्होंने 11,000 दिए थे। उस दिन इतने दिए थे क्योंकि मेरे को ये इस वजह से पता था क्योंकि मेरे इन-लॉज़ के घर पे भी जो पैसा वगैरह का जो एनवेलप आता है ना, उसके जो बुक में रिकॉर्ड रखते हैं ना कि किसने कितने दिए, तो वो मैंने ही लिखा था। तो मेरे को पता था कि किसने कौन-कौन सा अमाउंट दिया है, तो मैंने वो सब बोला। और पार्थ ने डायरेक्ट बोल दिया कि मेरे मम्मी ने और मेरे सास-ससुर ने सबने 25,000 वो दिया है। ये 25,000 कहाँ से, फिगर कहाँ से आया 25,000? नहीं सर, क्योंकि ये जो आंसर है ना वो हमने डिस्कस ही नहीं किया था, इस वजह से मैंने फिर उसको बोल ही दिया कि नहीं इतने इतने दिए थे। नहीं नहीं, अरे तो आप जब आपको शगुन मिल रहा है तो दोनों को, हस्बैंड वाइफ को पता होगा ना कि कितना दिया है। आई मीन, तो हाउ हाउ डिड यू कम अप टू अ व्हाई सर व्हाई? मैंने एक्चुअली सर ऐसा था कि मेरे पति जो है शादी के बाद चले गए थे, उन्होंने एनवेलप्स में देखे ही नहीं थे। हाँ क्योंकि हमारे में ऑलमोस्ट सब लोग जितने भी लोग आते हैं ना, वो सब एनवेलप में पैसे ही देते हैं। तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था कि किसने क्या कौन सा कवर में क्या पैसे दिए हैं। सारे कवर्स को हम शांति से बैठ के जब सारा कुछ खत्म हो जाता है ना, मेरे पति वापस चले गए थे, उसके बाद मैंने शांति से, मेरे सास ने बोला था कि ऐसे बुक में तू लिख दे। तो मेरी फ्रेंड आई थी, तो मैंने और उसने उसने पैसे निकाल के दिए थे गिन के, और मैं नोटबुक में ऐसे लिख रही थी। उस वजह से मेरे को पता था, लेकिन उसको तो कुछ पता ही नहीं था। उसको टोटल अमाउंट आई थिंक मैंने बोला था कि ऐसे 83,000 आए हैं उस दिन पे। नहीं, तो जब जब आपको पार्थ, आपको पता नहीं था कि कितने दिए, व्हाई डिड यू गेस द अमाउंट ऑफ 25,000? सर, फिर मुझे लगा कि अगर मैं इस पे आंसर नहीं दूंगा तो ये इधर ही कुछ ना बोल देगी कि आपको कुछ पता नहीं है ये सब। अरे नहीं यार, क्या बात कर दी आपने, ऐसा थोड़ी है कि आंसर नहीं देगी तो it's better to say कि I don't know the answer rather than guessing a answer about an amount। और आपको ये नहीं पता था कि ये धरती पहले क्या कह चुकी है, क्या कितना अमाउंट कह चुकी है उसको पहले। हम्म। हाँ, तो जब आपने 25,000 कहा तो फिर क्या आगे उसने बोला? कि बस वही 25,000। फिर उसने बोला पंडित जी को कितने दिए थे, मैंने बोला पंडित जी का मैच हुआ था हमारा। 11,000। फिर किसने दिया, मैंने बोला मेरे फादर इन लॉ। फिर नाइट में रिचुअल क्या किया था शादी के दिन, तो मैंने बोला रिंग सेरेमनी, उसमें मैंने 3 बार मैं जीता था, 2 बार मेरी वाइफ, ऐसे करके। फिर कौन कौन प्रेजेंट था वो पूछा मुझे, तो मैंने बताया कि ये लोग सब प्रेजेंट थे, वो मैच हुआ। बस ये जो कवर वाला है वो मैच नहीं हुआ। कवर वाला सर, और और मेरे को ये पूछा था उन्होंने हम्म, पहले कि आपने क्या कपड़े पहने थे।
तो मैंने बोला कि मैंने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी, तो उसने पूछा कि ब्लाउज कौन सा कलर का पहना था, मैंने बोला रेड कलर का पहना था। सेम चीज पार्थ को पूछी तो पार्थ ने व्हाइट साड़ी बताई, लेकिन उसने ब्लाउज का कलर पिंक बताया। ओह तो माय, वो ये तो क्या? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आपने क्या बोला, कलर ऑफ ब्लाउज क्या था? रेड सर। आपने बोला रेड और हस्बैंड ने बोला पिंक। हाँ सर। अच्छा, फिर आगे आगे क्या उसने क्या बोला? वो जब उसने क्वेश्चन पूछा ना वाइट वो साड़ी का, तो मैंने बोला था ना कि वाइट पहनी थी, तो वो मेरे को बोलने लगी अच्छा वाइट पहनी थी। मेरे को आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पार्थ को उन्होंने पूछा ना कि वाइट पहनी थी, उसने बताया कि ऐसे वाइट पहनी थी, तो वो बोलने लगी अच्छा आप लोगों में ऐसा अपशगुन नहीं मानते वाइट साड़ी को उस टाइम पे पहनने के लिए। तो पार्थ ने एक्सप्लेन किया कि नहीं, हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम वाइट साड़ियाँ नहीं पहन सकते। फिर हाँ, बाकी सारे आंसर्स तो और बाकी सारी जो सिचुएशन थी उसका तो हमने सेम ही आंसर दिया है, लेकिन इधर पे वो फिर जो वो फोटो वाला वो मेरे साथ उसने ये भी आर्ग्यूमेंट की थी कि आपके एल्बम में सिर्फ इतने ही फोटोज क्यों है। तो मैंने बोला कि मैंने सिलेक्टेड नंबर ऑफ जो हमने फोटोग्राफ्स है ना वही निकलवा के एल्बम बनाया है मेमोरी के लिए। हमने ऐसे ज़्यादा नहीं चाहिए थे। तो बोलती है कि अच्छा क्यों नहीं चाहिए, कि वैसे तो लोग, आप तो इतने लेके आए, वैसे तो जो लोग यहाँ पे आते हैं वो 3-3 4-4 एल्बम लेके आते हैं। मैंने बोला कि हाँ मैम आते होंगे, लेकिन हमें नहीं चाहिए था, हमें जितना चाहिए था उतना हमने निकलवाया है। तो फिर मेरे को बोलने लगी कि अभी अभी भी मेरे को नहीं लग रहा कि तूने शादी की है। अभी मैं तेरे को बोल रही हूँ, बता रही हूँ कि अभी तू सच बोल दे कि तूने शादी नहीं की। तू मेरे को सच बताएगी ना तो मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन जो तू सच नहीं बताएगी ना तो मैं तेरे 5 साल के लिए तेरा वीजा बैन कर दूंगी। फिर मैंने आर्ग्यूमेंट की कि ऐसा ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रही हो वो नहीं है मैम, हमने 15 को शादी की है। फिर मैं उसको उनको फिर मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे जॉइंट एक्टिविटीज और वगैरह बहुत सारी कुछ चीज है जिसके प्रूफ मेरे पास है। फिर वो मेरे पे भड़क गई और मेरे को बोलने लगी। मैंने पूछा, फिर मैंने इन लॉज के बारे में भी इस आर्ग्यूमेंट में बताया कि मैं मेरे इन लॉज के साथ रहती हूँ ऐसा, इसके जॉइंट एक्टिविटीज के साथ में। तो वो बोलने लगी अच्छा तू किसके साथ रहती है, क्या करती है, वो मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तू आप लोगों ने प्री वेडिंग रिचुअल्स क्यों नहीं परफॉर्म किए। वो फिर से वहीं पे आ गई। तो पार्थ का जब मेरा इंटरव्यू लेने के बाद जब पार्थ को बुलाया ना, उसके बाद वो फिर से यही बातें बोल रही थी। तो मैंने फिर से उसको एक्सप्लेन किया कि मैम मेरे को मौका दो एक बार बोलने का। तो उन्होंने बोला अच्छा बोलो। तो फिर मैंने बोला क्या बोल रहे हो कि इतने ही फोटोज क्यों है, हमें इतने ही चाहिए थे मेमोरीज के लिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए थे, तो हमने इतना एल्बम किया। और मैंने उसको ये भी एक्सप्लेन किया कि हमें हल्दी नहीं करनी थी, उस वजह से हमने हल्दी नहीं की है। तो वो बोलने लगी चलो मैं मान लेती हूँ कि आप फोटोज का चलो मैं मान लेती हूँ, लेकिन आपके आंसर्स जो मैच नहीं हो रहे उसका क्या करूँ मैं, उस वजह से मैं आपका वीजा रिफ्यूज कर रही हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। फिर जी, बस यही यही फॉर्मूला है एक्चुअली। कल भी मैंने इसके बारे में आपको मेंशन किया था कि शादी की सेरेमनीज कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। फोटोज हाँ। किसी के पास ज़्यादा होती हैं, किसी के पास कम होती हैं, ये हो सकता है। लेकिन घूम फिर के बात आ जाती है कि अगर अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दो आंसर मैच नहीं करा, एक तो वो पैसे वाला जो 25,000 है, टोटल कितना पैसे है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। और ये जो कलर ऑफ द ब्लाउज है, रेड है या पिंक है, दैट इज आल्सो समथिंग दैट डेफिनेटली उसने सोचा होगा कि ये क्या है। आगे आगे इसने क्या कहा फिर? वही फिर कौन पहले उठा उठा था उसका आंसर मैंने दिया था सर कि हम दोनों साथ में उठे थे, और पार्थ ने दिया था पहले मैं उठा था और फिर मेरी वाइफ उठी थी, वो आंसर हमारा मिसमैच हो गया था। तो फिर वो बोलने लगे कि इतने इतने जो आपके आंसर्स है वो मैच नहीं हो रहे। तो मेरे अब कैसे मैच नहीं हो रहे, वो बोलने लगी कि आप दोनों ने साथ में जो चीजें की है
वो आपको पता कैसे नहीं है? जी बिल्कुल, या शी हैज अ गुड वैलिड पॉइंट। इसके बारे में मैं कई बार मेरे ख्याल है कि आई हैव एम्फसाइज के जितना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बातें करते हैं तो एक दूसरे के बारे में नॉलेज होती है, और जो सेरेमनी साथ हो रही है और जो तो साथ आप उठे हो, कौन पहले उठा नहीं उठा, ये सब तो आपको इज नॉट समथिंग दैट आई नो। ये तो आपको ही पता होगा कि कौन पहले उठाता है या कौन बाद में उठाता। तो ये तो मतलब इसके बारे में क्या, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, आपका क्या, व्हाट इज योर जस्टिफिकेशन? जी सर, हाँ वो आंसर्स तो मिसमैच हुए हैं। जी जी तो गलती तो सर हमने की है, मैंने आपको कॉल पे भी बताया था ना कि गलती हमसे हुई है, क्योंकि हमें वो क्या हुआ सर कि जब पार्थ को मैंने कॉन्फिडेंस में जवाब तो सारे दे दिए, उसने ये बोला कि आप ओवर स्मार्ट मत बनो, फिर भी मैंने ऐसे कॉन्फिडेंस में आंसर सारे कुछ दिए, उसके बाद भी ऐसे मैंने वो कर दिया, ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा, मेरे को बाहर उन्होंने बोला ना कि बाहर जाओ और आप पार्थ को बुलाया, तब मेरे को लगा कि ये अब क्रॉस क्वेश्चन यही करेगी, और जिसका डर था वही हुआ सर कि हमारे आंसर मिसमैच हो ही गए। पैसे के सबसे ज्यादा हुआ सर। पैसे का तो सबसे ज्यादा हुआ सर। या दैट्स राइट। क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लगा कि चलो साड़ी और ब्लाउज में तो चलो व्हाइट कलर की साड़ी थी, तो ऐसा मे बी वो सोच सकती है कि चलो कलर ऐसे ब्लाउज का वो होगा, लेकिन पैसे का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ऐसा नहीं था कि मैंने 11 बोले हो और इसने 10 बोले हो, ऐसा भी नहीं था, अराउंड 10 बोले हो, ऐसा भी नहीं था, उस वजह से। जी तो इंटरव्यू खत्म कैसे हुआ फिर, आखिर में क्या क्या हुआ? तो सर उन्होंने बोला कि ये रीज़न से मैं आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करती हूँ, और आपके पास चांस है अपील करने के लिए या रीअप्लाई कर सकते हो आप दोनों, और आपको 2 दिन में रिफ्यूज़ल लेटर और वो अपील लेटर मिल जाएगा। सही बात है, एंड दैट्स इट, उसके बाद वापस निकल आया। हाँ सर, हाँ सर। तो अच्छा चलो, अब ये क्वेश्चंस आपने अब जो हो गया, यू कैन नॉट चेंज इट। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने हाथ से लिखने चाहिए एक एक करके, क्योंकि बाद में भूल जाएगा, और जो आपने आंसर दिया वो लिखें आप। और हाँ उसके बाद अभी आपके पास ऑप्शन तो 2 ही ऑप्शन होते हैं इसके बाद। हमेशा जैसे उसने सही कहा कि आप इसको अपील कर सकते हो। अपील का मैंने एक लिंक आपको भेज दिया है आपके व्हाट्सएप पे, देखा हाँ आपने? जी, हाँ जी। हाँ, उसमें एक लिखा हुआ है कि कैसे एक नोटिस ऑफ अपील फॉर्म होता है, उसको आप भर के विद इन 30 डेज का टाइम होता है, तो उसमें आप उसको फाइल कर सकते हो। और करने से ये होता है कि आपका वो एक सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड जो है वो लोग इसको केस को दोबारा से रीओपन करते हैं, सुनते हैं, हियरिंग होती है, इसको हियरिंग कहते हैं। वहाँ का जो होता है जज की जैसे पावर होती है उसकी, तो वो उस पर डिसाइड करता है। तो आप अपना उसने फिर यही सारे क्वेश्चंस फिर पूछने हैं, और भी क्वेश्चंस पूछने हैं उन्होंने। ये ऐसा नहीं है कि वो एक छोटा क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो करीब करीब 6-7 घंटे का हियरिंग होता है। अभी तो 1 घंटे का था ये। तो वो पहले आप मतलब आपको सवाल पूछेंगे, फिर आप उनसे सवाल पूछेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, आप एक दूसरे को क्रॉस एग्जामिन करना होता है। उनकी तरफ से एक वकील होगा जो सरकारी वकील। तो ये लंबा काम है। आजकल ये ऑडियो कॉन्फ्रेंस, टेली कॉन्फ्रेंस पे भी हो जाता है, पहले ये फिजिकल जाना पड़ता था। तो ये इसके अंदर अगर आपको अपील करना है तो यू हैव द राइट टू अपील। तो उसमें फॉर्म दिया हुआ है, तो आप फॉर्म में फिल करके आप इसको भेज सकते हैं। एड्रेस वगैरह सब उनका उस पर ऑनलाइन दे रखा है। हाँ जी। तो आप ये भेज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एक बार इसको आप दोबारा रीअप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब यही एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से भर के दोबारा से वो सिस्टम पूरा फिर फाइल नंबर इशू होगा, फिर दोबारा इंटरव्यू आएगा। तो इट मे टेक अनदर 6 मंथ्स 8 मंथ्स, जितना भी टाइम है, तो वो सारा लगेगा। फिर दोबारा से इंटरव्यू आएगा, मान के चलो कि क्योंकि पहले भी आ चुका है, पहले उन्हें पता है क्या है, एंड इट विल कम अगेन।
दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप अपने आप जाते हैं वहाँ से, उसका सिस्टम ये है कि अगर आपको अब अगर कोई लॉयर करते हैं तो लॉयर ने भी कम से कम, वी डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन के कितना एक्सपीरियंस है उसको, बिटवीन 7,000 8,000 10,000 तक भी चार्ज करते हैं लोग। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि लॉयर क्या बोलेगा, कैसे करेगा। क्वेश्चनिंग तो आपकी दोबारा से जैसे जैसे क्वेश्चन हुई है, ये सारी आपके पास हो, दोबारा से सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इससे भी ज़्यादा और भी आगे हो सकता है कि वो उसके आगे क्वेश्चन पूछें। तो ये फ़ोन पे ऑनलाइन आज होगा, तो फिर वो डिसाइड करेंगे। और जज ने क्या डिसाइड करना है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता वो हाँ बोल दे, क्या पता फिर वो ना बोल दे। अगर वो हाँ बोलता है तो वीज़ा मिल जाएगा, और अगर ना बोलता है तो चैप्टर फिर क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद मतलब ये है कि आपको रीअप्लाई फिर करना पड़ेगा, वही सारा एप्लीकेशन फॉर्म भर के फीस देकर, फिर न्यू दिल्ली हाई कमीशन वो ट्रांसफ़र होगी फाइल, और बिल्कुल सेम सिस्टम वैसा हो। तो ये है अगर लेकिन एक बार अपील हो गई और उसमें अगर रिफ्यूज़ हो गया, उसके बाद दोबारा अपील करने का चांस नहीं मिलता। मतलब कि आप इस केस पे अपील एक बार ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार जैसे आपका रिफ्यूज़ हो गया तो आपने दोबारा रीअप्लाई किया, फिर दोबारा भी रिफ्यूज़ हो गया, फिर दोबारा अपील नहीं होगी। तो अपील का चांस आपको एक बार ही मिलता है। सर क्या हम अपील के साथ-साथ हम फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं साथ में? दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका उसका एक ये है कि ये नहीं पता कि कौन-सा पहले आएगा, नंबर किसका पहले आएगा। तो अगर तो अपील का पहले आ गया तो अपील हो जाएगी, और अपील में पास हो गया तो ठीक है, फिर तो वो आगे वहाँ पर उस एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर लेना। और नहीं है तो अगर नहीं तो उसका इंटरव्यू पहले आ ही जाएगा, तब आप अपील से विथड्रॉ कर सकते हो। और अपील करते हैं तो अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है सर ये सब? मान के चलो कि 5-6 महीने लग सकते हैं इसमें, डिपेंडिंग कर और क्या है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ का वो है इसमें। जैसे आप पहले अपील करोगे, मैंने आपको लिंक भेजा, लिंक को आप पढ़ देना, उसमें सारा टाइमलाइन दे रखा है। तो आप पहले अपील फिर वो 30 डेज़ में फिर वो जवाब देंगे, फिर उसके वहाँ से जितने भी फाइल वीज़ा ऑफिसर के जो नोट्स हैं वो आपको आपको पहले मेल करेंगे। और उसके बाद अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है या कुछ और अपना बयान देना है, तो उसके पास वो आपको टाइम मिलेगा कि आप वो बयान दोगे। तो इसमें जो आगे पीछे जो इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेजनी है, कि आपके क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या देना है, वो सब आपको भेजना पड़ेगा उससे ऑनलाइन। तो उसके बाद जब वो पहुंचेंगे तो उन अगली पार्टी को, मतलब कि सरकारी वकील को, एक वो पढ़ेगा और उसको काउंटर जवाब देना ही देना वो करेगा। तो whole process can take several months. It's not going to happen in 1 month. It can take several months. There's no way for me to predict कितना टाइम लग सकता है। 6 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं या कम भी लग सकते हैं। हाँ जी सर। पर इसमें एक ज़रूर है, फ़ायदा ये है कि जब भी आप अपील फाइल करोगे तो जितने भी, जैसे उसने उस वीज़ा ऑफिसर ने जो नोट्स बनाए हैं आपके लिए लिखे हैं, वो सारा उनको देना पड़ेगा। अभी तो आप अपने याद करके लिख रहे हो ना, तो वो हाँ उनको सर। जो लिखा है देना पड़ेगा। मेरे पास एक और क्लाइंट था, अभी अभी कल परसों, उसने मतलब बताया कि उसका भी इंटरव्यू वही केस वाला है जिसमें उसने कहा था कि मैं साली से अपनी बात करी नहीं करी है, वही वाला। तो उस उनके उनके जो वीज़ा ऑफिसर के नोट्स उसने भेजे, तो उसने कहा कि ये क्वेश्चन तो मैंने आंसर दिया ही नहीं है। तो वीज़ा ऑफिसर ने कुछ और लिखा है, तो वो कह रहा है, हस्बैंड कह रहा है कि मैंने तो आंसर कुछ और दिया था। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, उसने नोट्स क्या लिखे हैं। तो इस मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि अभी से लिख लो, क्योंकि भूल जाओगे आपने क्या कहा। तो हाँ सर। उसके हिसाब से फिर वो क्योंकि वो जब जज के पास जाएगा तो जज भी वो पढ़ेगा कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा और इसका जवाब क्या दिया। तो वहाँ पर भी मतलब ये है कि अगर उसने कुछ और लिखा है, आपने कुछ और लिखा है, तो आप बोल सकते हो कि भई मैंने तो ये कहा ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि इंटरप्रेटर जो उसने कुछ गलती करी थी। क्या गलती करी थी उसने? कुछ डेट्स के बारे में गलती करी थी शायद, हाँ? हाँ सर। धनारक वाला। क्या क्या गलती करी है इंटरप्रेटर? दिसंबर 14 से जनवरी 15 वाला जो टाइम होता है धनारक, उस पे कुछ गलती की थी उसने। वो डेट लग बता रहा था ना, तो 2-3 बार मैंने रिपीट किया, मैंने दूसरे क्वेश्चन पे जाने नहीं दिया। मैंने बोला कि आप गलत डेट बता रहे हो, ये डेट नहीं 15 से 14 तक का था।
तो अभी पता नहीं सर, वो ऑफिसर ने क्या टाइप किया है वो नहीं पता, लेकिन मैंने वो बोला था उनको कि आप ये गलत डेट बता रहे हो, तो 2 बार तो मैंने रिपीट किया था, अभी पता नहीं उन्होंने क्या टाइप किया हुआ। जी 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 जी। अब ये इंटरप्रेटर आपका तो चला गया, नहीं तो अब इंटरव्यू के बाहर निकलते हुए ही आप इंटरप्रेटर से आप उससे पूछ सकते हो कि भाई आपने जो डेट्स लिखी हैं आप ये लिख कर दो कि आपने ये जवाब दिया है, क्योंकि आपने उसे पैसे दिए हैं। तो कम से कम ये अगली एप्लीकेशन में, अगले अपील में आप बता तो सकते हो जज को या वीजा ऑफिसर को कि भाई उस टाइम पे जब हमारा हुआ था तो इंटरप्रेटर ने गलती करी थी। तो अभी आपको 2 दिन हुए हैं, तो अभी तो वो भूल जाएगा, इंटरप्रेटर ही भूल जाएगा, वो कहेगा हमें तो पता ही नहीं, याद नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप इंटरप्रेटर को दोबारा कॉल करके उससे उससे उसके उसको या उसके बॉस को कॉल करो कि आपके इंटरप्रेटर ने गलती करी है, हमें हमें लिख के दो आपके आपके इंटरप्रेटर ने ये जवाब दिया था और मेरा जवाब ये था और आपका जवाब ये था, अभी अभी ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ सर। तो आप ये काम तो आप करो ही करो, आज ही सुबह जब आपका खुलता है तो इमीडिएटली इंटरप्रेटर को उसके कंपनी को कंपनी का नाम क्या है उसका? GMS समथिंग है सर। हाँ, तो उसका उसका मेन नंबर लिखा होगा, तो उनको कॉल करके उनके जो बॉस है, जो भी उनका कोई मैनेजर वैनेजर है, उनसे बात करो कि आपके इंटरप्रेटर ने ऐसी गलती करी है, सो आई नीड इन रिटन कि नहीं तो हम आपकी कंप्लेन करेंगे, नहीं तो आई नीड इन रिटन कि आपने जवाब ये दिया, मेरा मेरा जवाब ये था। ओके सर। तो यही 2 ऑप्शन है, आपके नोटिस ऑफ अपील है जो मैंने आपको भेज दिया, एक लिंक भेज गया है वो है, और दूसरा है तो वो है कि आप एप्लीकेशन को दोबारा, जैसे आपने पहले पहले आप कर चुके हो ये, तो वही हाँ एप्लीकेशन दोबारा भर के सारा करके और दोबारा से अपलोड करोगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन करने के बाद फिर वो फाइल नंबर इशू होगा एंड इट विल गो टू द सेम प्रोसेस। और पिछली बार कितना टाइम लग गया था? इस बार तो करीब 1.5 साल से ज्यादा लग गया सर। 1.5 साल से लग गया था, अब इतना 1 साल में हो जाना चाहिए, पर यू नेवर नो, सरकारी काम है तो यू नो दैट्स दैट्स द वे, वो तो चैनल तो वही है और कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन ये जो 3-4 बातें हैं ना, ये जो आपको, अगर आपकी अपील भी होती है या दोबारा अप्लाई भी करते हो, तो आपको फोकस सिर्फ इस पे ही करना है अभी कि कि वीजा ऑफिसर को जरूरी नहीं है कि वो गुजराती हो, वो कहाँ की थी क्या है उसे पता नहीं है कि भाई हल्दी हल्दी कराना नहीं कराना, हमें आई मीन वी कैन आर्ग्यू कि हल्दी कराना जरूरी भी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब आपको वो लिखना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा अपना बेसिस कि भाई हल्दी की क्या जरूरत है शादी में, ठीक है, नंबर 1। तो ये ऐसा कोई या तो कोई पंडित से लिखवाओ या किससे लिखवाओ क्या है कि भाई हल्दी की जरूरत है भी क्या, व्हाई यू फोकस ऑन हल्दी, हल्दी 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 नहीं करी, हल्दी नहीं करी, नहीं करी हल्दी, मेरी मर्जी नहीं करी, ये आपको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, एक आपने कल बता रहे थे कि आपके फेरे नहीं हुए, या खड़े होके फेरे होते हैं या बैठ के फेरे होते हैं, कैसे होते हैं वो, उसके बारे में भी कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ सर। वो क्या प्रॉब्लम थी? वही वो फोटो देख के बोल रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप फेरे नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ खड़े हुए हो। ये इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे, आप याद करो जो पहले हमारा जो डिस्कशन हो रहा था उसमें भी मैंने आपको शायद ये कहा था कि मेरे को नजर नहीं आ रहा है कि नॉर्मली टिपिकली, आई मीन आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन गुजराती मैरिज, टिपिकली हिंदू मैरिज में फेरे लेते समय आप जैसे आग के आमने आमने आग के सामने बैठे हो और जब आप फेरे लेते हो फिर आके बैठ जाते हो, तो आपको नजर आता है कि आग के सामने कोई 2 हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं। सर लेकिन वो जो मेन एल्बम था ना, उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे खड़े हो ऐसा लगता है, तो मैंने बोला कि मैम आपको मैं दूसरे भी फोटोज हवन कुंड के आसपास जो हम फेरे ले रहे हैं ना उसकी मैं दिखा सकती हूँ, तो मैंने उनको वो वाला एल्बम दिया जो एक्स्ट्रा फोटोज हम लेके गए थे, तो उसमें भी मैंने बोला कि अब देखो हम ले रहे, तो फिर वो बोलने लगी नहीं नहीं मैं फिर भी नहीं मानती कि आपने शादी की है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये ये प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम है, एंड आई मीन आई न्यू दिस कि दिस वाज अ प्रॉब्लम, बट यू नो अब हमारे पास तो फोटो ऐसी है नहीं है, दे वांट, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब वो कौन औरत है, उसका क्या बैकग्राउंड है, शादी को स्टडी करने में क्या है, अनफॉर्चुनेटली लोगों के मन में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि शादी इस तरह से होती है।
हाँ जैसे कि मेजॉरिटी शादी में दिखाते हैं कि भाई आग जल रही है और लड़का लड़की बैठे हैं, फिर चल रहे हैं, ये सब है, आसपास 50-100 लोग खड़े हुए हैं। ये टिपिकली उनके दिमाग में है कि शादी का मतलब ये। और अगर कोई भी शादी उससे अलग अगर दिखती है तो उन्हें वो कहते हैं जी आपकी शादी नहीं है। ठीक है ना। ये एक मतलब दिस इज अ प्रॉब्लम दैट शुड बी चैलेंज्ड एंड देन से कि लोग आपकी जो डेफिनेशन ऑफ मैरिज इज रॉन्ग। और शादी हुई है, आपने ये बताया नहीं कि शादी हमारे तो हमने थोड़ी करी है, अपने आप पंडित ने कराई है, उसको पता नहीं शादी कैसे करनी है। जब सर आप वो एक बात पे मैं बता रही थी ना उनको कि जैसे आपने सिखाया था ना कि ऐसे भी आपको चांस मिले तो ये बोलना है कि हवन कुंड के आसपास कौन कौन खड़ा हुआ है। हाँ, तो वो मैं बोलने जा रही थी तो उन्होंने मेरे को रोका और वो बोलने लगी कि क्या मैं बात भूल गई सर। हाँ, तो वो मेरे को बोलने लगी कि आप लोगों ने शादी सोफे पे बैठ के कैसे की है? तो मैंने बोला कि हाँ, हम सोफा पे बैठे, हम तो चेयर्स पे बैठे हैं, चेयर पे बैठ के हमने शादी की है। तो वो बोलने लगी नहीं, मैं इंडियन हूँ, मेरे को पता है कि नीचे बैठ के ही शादी होती है, ऐसे उस पे सोफा पे और वो वगैरह पे बैठ के शादी नहीं होती। तो मैंने बोला कि हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में तो जितनी शादी होती है वो सब चेयर पे बैठ के ही हम करते। तो वो फिर बोलने लगी नहीं नहीं, मेरे को पता है कि शादी कैसे होती है, तू मेरे को मत सिखा, तू ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। जी जी, ठीक है। आई अंडरस्टैंड उसका जो व्यू पॉइंट है। अब बड़ी गलती करी आपने, उसका नाम नहीं लिया और नाम याद नहीं है आपको, अदरवाइज उसके नाम लेकर हम कंप्लेन करते। अभी तो क्या है कि आ, ये तो उसने रिफ्यूजल लेटर दे दिया है, अदरवाइज हम कल ही उसको कंप्लेन करते कि वीज़ा ऑफिसर ने हमारी शादी को चैलेंज किया कि शादी नहीं है, जबकि हमारे पास सारे ये जो भी सर बोला उन्होंने कि मैंने ये भी बोला है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना शादी का, उसका मैंने बोला कि वो प्रूफ है ना कि हमने वो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट जो होता है ना, मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी है मेरे पास, आप देख लो अगर आपको लग नहीं रहा कि 15 को। तो फिर वो मेरे को बोलने लगी कि नहीं, आप लोगों ने, मेरे को लगता है ना कि आप लोगों ने शादी नहीं की है और आप लोगों ने तो उनके साथ भी फ्रॉड किया है। बोलने लगी कि ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह कैसे पता नहीं आपको दे दिया और बना लिए। अच्छा, ये भी कहा उसने कि मैं मैरिज सर्टिफिकेट हाँ फ्रॉड। हाँ, वो भी बोला। और उस बात पे ही मेरे को चौथी या पांचवी बार उन्होंने बोला कि मैं तेरे वीजा वो है वो बैन कर दूंगी 5 साल के लिए। दैट्स राइट, चलो एनीवे अब उसकी कंप्लेन बनती है तो बहरहाल चलो। अब तो भी आई हैव नोटेड डाउन ऑल द डाउट्स इसमें जो उसने वो करा है। तो यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, सो यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम कि आपको अपील का भी फॉर्म है तो यू कैन डू दिस ऑनलाइन, वो अभी कर सकते हो आप वहीं से बैठे बैठे। तो और दूसरा है कि जो रीअप्लाई करना है, तो अभी आप हस्बैंड वाइफ साथ हो ही हो वहाँ पर, तो रीअप्लाई करने के लिए सारी चेकलिस्ट बनी हुई है, यू कैन डू अ री एप्लीकेशन आल्सो एट द सेम टाइम। और अगर सर आप अपील का और रीअप्लाई का दोनों का करते हो? मैं अपील का तो नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले 2 साल पहले एक बना दिया है कि यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन विद IRB, उसके लिए यू हैव टू पे देम मेंबरशिप फीस, और वो यू हैव टू टेक अ कोर्स वाला, मतलब चक्कर लंबा है, क्योंकि वो कोर्स कराते हैं साल के शायद 2 बार या समथिंग, बट आई डोंट नो आजकल। तो उसमें एक लंबा प्रोसेस, इसलिए मैं आई डिसाइडेड नॉट टू I mean, I have too much work otherwise, so I decided not to proceed with it. पर उसमें एक मैं आपको तरीका ये बता सकता हूँ कि अपील में कोई आपका पैसा नहीं लगना। अगर आप किसी लॉयर के पास जाओगे तो लॉयर ने, ऑफ कोर्स लॉयर विल नॉट डू इट फ्री, उसने पैसे ले लेने। तो अभी मैं आपको ये एडवाइस ये दे रहा हूँ कि आप अपील का शुरू कर दो, उसमें कोई पैसा लगना नहीं है। और अपील करते करते जब उसका एक फ़ायदा जरूर होगा कि उसका जो वीज़ा ऑफिसर के जो नोट्स हैं वो आपको मेल कर देंगे, एंड दैट में टेक 2-3 months। सो तब तक आपको पता लग जाएगा कि उसमें क्या लिखा है।
उसी के बेस पे तो हियरिंग होगी, तो वो तो आप कर ही लो। और बाद में अगर मैंने रजिस्ट्रेशन अगर आपको मेरे से कराना है, विच आई एम नॉट सेइंग यू हैव अ चॉइस, यू मे और मे नॉट, तो कराना है तो उसका मैं रजिस्ट्रेशन के लिए देख लेता हूँ कि मेरे को रजिस्ट्रेशन अभी करना है नहीं करना, तो मैं देख लूंगा। तब तक आई कैन यू नो आई कैन गाइड यू कि उसमें क्या करना है वगैरह, जैसे देन यू कैन गो फ्रॉम देयर। बाकी हाँ, जो जो स्पॉन्सरशिप जो एप्लीकेशन है वो तो मैं करता हूँ, आई एम लाइसेंस टू डू द एप्लीकेशन, तो पूरी एप्लीकेशन जो करनी है उसमें वो सारा तो हम करते हैं। वी हैव डन मैनी, और अभी भी केसेस हमारे चल रहे हैं, उनके फाइल नंबर किसी का है, किसी का इंटरव्यू आ रहा है, वो सब चल रहा है, तो वो सब हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसमें जो एडिशनल अब सब रखना है वो सब सर कर सकते हैं, नाम की डॉक्यूमेंटेशन ये सब प्रूफ? हाँ, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन लगने हैं, सारे घूम फिर के सारी मैरिज की फोटोज लगनी है, हनीमून की फोटोज, और वो बैंक, ये अटरम पटरम जितना भी हमने डिस्कस किया कि जो जो आपके पास दोनों के पास कंबाइन है वो सारा लगेगा। आपकी जो विजिट हो रही है बार बार वो लगेगा। अभी जो जो ज़्यादा जो जो मिसिंग है, मिसिंग तो आपके पास है नहीं, अब वी नो व्हाट इज मिसिंग, पर हमारे पास है नहीं ना, हमें उसकी मैरिज सेरेमनी की फोटोज ज़्यादा चाहिए हैं अभी। तो अगर अगर मैं अपील भी करूं, अगर मैं अपील में इसको बहस भी करूंगा और अगर इसको फाइल भी करूंगा, तो उसमें तो माय फोकस इज ऑन कि मैरिज सेरेमनी का मतलब क्या होता है। आई हैव टू गो टू एक्सपर्ट, मे बी आई विल गो टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और समथिंग, आई विल गो टू द प्राइम मिनिस्टर एंड सेइंग, कैन यू डिफाइन what is the method of Gujarati marriage? How is Gujarati marriage different from North Indian other marriage or something? So I think we have to focus on something that technical कि उनका दिमाग थोड़ा सा उनका जो ना दिमाग पे चोट मारे कि भाई आपकी आपकी डेफिनेशन है गुजराती मैरिज। अब जैसे ये मेरे को भी नहीं पता था कि आप कि गुजराती मैरिज में आप बैठ के कुर्सी पे बैठ के या सोफे पे बैठ के भी फेरे ले सकते हैं, विच आई डू नॉट नो स्टिल। मैंने तो कभी देखा नहीं है ऐसे, क्योंकि जितने भी मैंने मैरिज देखी हैं वो सब जमीन पे बैठ के वो करते हैं, तो कुर्सी पे बैठ के करते हैं, विच आई डोंट, पर इट रियली डज नॉट मैटर। देखो, चाहे कोई कुर्सी पे बैठे, चाहे सोफे पे बैठे, चाहे हवाई जहाज में बैठे, चाहे ऊपर लटक के वो करे, फेरा हो गया, दैट इज ऑल इट इज। और वो पंडित जी का पागल आदमी है जिसने कर दिया, उसको पता नहीं कैसे कराना है, तो उसने कराया। तो द मूड पॉइंट इज कि आपको फाइट ये करना है कि आपकी डेफिनेशन की मैरिज अलग है हमारी। हाँ। तो ये इसमें अगली एप्लीकेशन में तो ये मेन मुद्दा तो यही होगा। बाकी सब तो बाकी तो सब आपके पास है, आपके पास वो मनी ट्रांसफर है, शॉपिंग की है, हनीमून के सब कुछ आपके पास है, वो तो हमें आगे से और नहीं चाहिए, वो तो जो आपके पास है जो है तो वो है। लेकिन ये है कि हियरिंग में या अगली एप्लीकेशन में मेन मुद्दा यही होगा कि भाई शादी हुई है नहीं है, पहले तो आप ये डिसाइड करो, बाकी के डॉक्यूमेंट तो बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, शादी हुई है, पहले आप तो एग्री तो करो हमारी शादी हुई है। अगर आप बोलो कि शादी हुई है तो उसके बाद तो हम बात करें, पहले तो आप यही मानने को तैयार नहीं हो कि शादी हुई है हमारी, तो अब बाकी हम कौन सी वो बीन बजा रहे हैं यहाँ पर। और बाकी ये भी जो है, ये भी मैं लगाऊंगा जरूर, इंटरप्रेटर जो गलती करी है अभी आप ले लो, अदरवाइज इंटरप्रेटर मना कर देगा, तो ये वाला मैं लगाऊंगा कि इंटरप्रेटर ने गलती करी है, वो लगाऊंगा। तो ये भी हम जरूर उसके लगाएंगे, उसने ये बहुत बड़ी सीरियस मिस्टेक है कि इंटरप्रेटर, वो लोग इतना इंटरप्रेटर्स तो इतना कुछ ध्यान कुछ देते नहीं है सर। नहीं, मेरे को पता है कि वो उन्हें तो कितने हजार रुपए लेते हैं ना, वो 1 घंटे का कितने लेते हैं? 3000। हाँ, पहले ये 1000 रुपए लेते थे, आज से 2 साल पहले। तो मेरे क्योंकि आपसे जब बात नहीं हुई थी ना, उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या पूछा और वो सब, तो हमें वो ऑफिसर का नाम नहीं पता था, तो हमने इंटरप्रेटर को कॉल किया था वो पूछने के लिए कि वो हमें बताया कि हमें याद नहीं था, तो मैंने पार्थ ने बोला कि हम इंटरप्रेटर को पूछ लेते हैं, उसको याद होगा। तो वो बोले कि मेरे को नहीं पता। और हम लोग जब 9 से 9:30 के बीच जब हमें बुलाया नहीं था ना, उस वक्त हमने बात की थी उनसे, तो उन्होंने से पार्थ बात कर रहा थी कि जो वो अमृतापुरी है ना, वो चली गई कि वो वगैरह सब बात कर रहे थे वो उनसे, तो वो बोल रहे कि वो तो चली गई है, लेकिन उनकी एक बहन है जो है अभी, जो उसके जैसा परेशान करती है।
वीजा देती नहीं है। नहीं, ये वो सच चलो वो उसका कहना अलग है, वीजा देती नहीं है, वो ऐसा तो नहीं होता कि किसी न किसी को तो वीजा मिलेगा। द पॉइंट इज के you have done a mistake by giving wrong dates, and that is यस। the key point here कि इधर आप हिंदी में बोल रहे थे ना? नहीं सर, वो इंग्लिश में ही सामने बोल रही थी और आंसर धरती गुजराती में ट्रांसलेट करके वो ट्रांसलेटर इंग्लिश में दे रहा था। हाँ, तो वो इंटरप्रेटर को गुजराती बोलता था कि वो कैसे, वो गुजराती था? कौन था वो गुजराती था। गुजराती था हाँ, सर तो वो। अगर वो भी गुजराती था, आप भी गुजराती था, तो उसको क्यों नहीं समझ में आया? पता नहीं सर, वो मैं धनारक का उसको बोल रही थी तो वो कंफ्यूज हो रहे थे कि फिर उन्होंने बोला कि धीरे धीरे से ऐसे ब्रेक करके बोलो, तो मैंने वो भी बोला, फिर भी वो कर रहा था तो मैंने फिर से रिपीट किया कि ऐसा नहीं, ऐसा बोलो उनको। हाँ, तो फिर वो मैम ने टाइप, वहाँ पर क्योंकि क्या हो रहा था सर, वो मैं बोल रही थी फिर वो ट्रांसलेट कर रहे थे, ट्रांसलेट करते करते वो तो हमें पता है कि ये मिस्टेक हो रही है इंटरप्रेटर से, लेकिन वो मैम तो ऑफिसर तो स्पीड में टाइप ही करिए जा रही थी। हाँ, तो तो हो सकता है कि उसने तो मैंने रोक के, हाँ हाथ करके रोक के मैंने बोला कि ये नहीं, ये डेट है, तो फिर मैम ने भी बोला कि अच्छा फिर से आप रिपीट करो ऐसा। yeah. So yeah, so you got to contact them. सवेरे उनसे बात करो, उससे कहना कि भाई आप जो भी आपने कराया मेरे को, आप वो मना कर देंगे, लेकिन हम उससे कहना कि भाई अगर आप कम से कम ये लिख के दो कि आपने क्या क्या जवाब दिए आंसर्स के, ये हमें चाहिए, क्योंकि ये हमारा मेजर वो है। वो क्या होगा कि वो डर जाते हैं, वो कहेंगे शायद हम पे कोई उनका कोई, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्बेसी से। तो अगर अगर बाय चांस हम हाई कमीशन को बता दें कि भी आपके कॉन्ट्रैक्ट, आपके जो इंटरप्रेटर ने ये गलत बोला है, तो वो उन पे भी वो कहेंगे भाई आपको काम आता नहीं है, हमको फायर करो, दूसरा गुजराती इंटरप्रेटर लेकर आओ, तो उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। तो ये हुआ, लेकिन आपको तो सर वो आपको तो जीतना है ना आपको, क्योंकि अगर गलती हुई है यू हैव टू लेट देम नो। ये भी बात है सर कि हम जब हमारा पॉइंट बोलने जाते हैं ना, तो वो हमें सामने से इंटरप्रेटर भी बोलते हैं कि ऐसे इतना लंबा मत खींचो, सिर्फ ऐसा छोटे छोटे आंसर देना, ऐसे उन्होंने बार बोला था हमें नहीं वो कि नहीं, तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। हम्म जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर तो देना ही चाहिए, वो तो इसमें ही इज राइट अबाउट इट, इसमें कोई डर नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका तो आंसर मिलना ही चाहिए। अगर आप क्वेश्चन के अलावा और हम कहानी देते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे जैसे अभी क्वेश्चन पूछा है कितने पैसे मिले हैं, तो इसका तो एक प्रॉपर आंसर चाहिए ना, कितने पैसे मिले। ये तो नहीं है कि हाँ हमने लिफाफे में बाद में खोला, ये खोला, बाद में देखा आप पार चले गए थे। ये we need to give them a direct answer with how much money was there total। तो आपको ऐसे मतलब वो तो she needs to get the right answer at the right question, वो तो उसमें कोई डर नहीं है। तो चलो anyway, what we cannot change the time now, जो तो is past now। तो fortunately we have to proceed with the, you have to take action on। ये आपने फाइल अपने आप करी थी या किसी लॉयर से करवाई थी? अपने आप करी थी सर। हाँ, तो वो ठीक है, आपको पता ही है, आपके पास तो जीसी की बार बनाई होगा शायद, तो हाँ जी। इसको तो आप दोबारा से आप इसको कर सकते हो। और अपील का भी जो है 30 डेज का जो है आपके पास टाइम है, तो यू कैन डू दिस ऑनलाइन ऑल्सो। आप कब आ रहे हो कनाडा वापस? मैं सर कल का ही निकल रहा हूँ। अच्छा, कल को ही फ्लाइट है? अच्छा, ओके। तो ठीक है, वो तो चाहे जैसी मर्जी, आप ऑनलाइन करना है तो वहाँ से कर सकते हो या इधर आके कर सकते हो। और ये सर नया एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए वो आप जो करते हो, आप उसके लिए कितने चार्ज करते हो सर? सर जी, मैं तो पूरा चार्ज करता हूँ, 10,000 चार्ज करता हूँ पूरा इसमें। तो इसमें आगे इंटरव्यू भी होना है, तो 5,000 आई जो हाँ। इज फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, एंड 5,000 फॉर द एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो उसमें करीब करीब 12 महीने, तो मान के चलो 12 से 14 महीने तक का हो सकता है। सो वी प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, और उसमें अपडेशन है, कुछ है, सो वी डू दिस थ्रू आवर ओन पोर्टल। तो जब फाइल नंबर होगा देन वी कैन इशू यू एवरीथिंग। सो बाकी the key issue is the next interview coming, and
So we do it for in 3 parts. इसमें like 1/3 first, 1/3 after the file number, and 1/3 at the next interview. Okay. और सर मेरे पासपोर्ट में अभी मैं नाम चेंज करवाऊँ मेरे पति का कि फिर फाइल ऐसे ही? उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कराना करा लो, आपकी मर्जी है, इससे it does not matter to them. The key issue is, as I said, they have identified कि आपकी शादी की सेरेमनी में क्या है, that is the central issue. आप चाहे नाम अपने पासपोर्ट में लिखा लो, चाहे घर पे लिखवा लो, चाहे अखबार में छपवा लो, it is not going to matter much. ठीक है सर, मैं आपको कनाडा में आके कॉल करता हूँ सर। कोई बात नहीं, टेक इट इजी, आप you can call any time. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वो कनाडा की कॉल भी वैसी होगी, कॉल इज द सेम, it does not make a difference. But I really want you to, before you come back to Canada, you need to get the interpreter company to give you a letter or something in written कि आपसे गलती हुई है। वो बहुत बड़ा एक मसला है, क्योंकि जब तक आप ये देखिए, वो तो आपका शादी आपकी सेरेमनी हुई नहीं, वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन हमें ये बताना भी जरूरी है कि इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट भी किया है उसने, इसने अपना वीजा ऑफिसर ने मिस इंटरप्रेट किया है, तो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। हाँ जी सर। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं छोड़ के आओ कि मैं लेके आऊँ सर? डॉक्यूमेंट्स तो वहीं छोड़ दो आप, डॉक्यूमेंट्स तो सारे आपको अगर लगाने हैं तो ये तो स्कैन होके आप स्कैन करके तैयार कर लो, आपके पास एक दिन है स्कैन करके, क्योंकि ऑनलाइन सारा लगना है, और अपील में भी ऑनलाइन वहाँ लगना है, और इसमें भी ऑनलाइन ही लगने हैं सारे, तो फिजिकली तो वहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं। ओके सर। सारे जितने भी है ना, आप एक दिन लेके सारे अलग अलग इसको स्कैन करा लो, एक स्कैनर से अलग अलग PDF सबके करा लो, जिससे कि आपको कंबाइन करके अपलोड करना है, क्योंकि आगे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स तो इंटरव्यू में चाहिए होते हैं और कहीं चाहिए नहीं होते। तो पहले तो सर हम अपील का प्रोसेस करेंगे, राइट? हाँ, करना पड़ेगा ना, 30 दिन ही है इसीलिए। हाँ 30 दिन। हाँ, अगर आप अपील शुरू करते हो, बाद में अगर आपका अपील करने का मन नहीं है तो आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपील शुरू कर दोगे तो एक सिस्टम शुरू हो जाएगा, और वहां पर उनका आपकी क्लॉक टिकिंग हो रही है, यू हैव 29 days टू गो, मतलब आज से, कल से, सो तो आप योर क्लॉक इज टिकिंग, तो आप उसको करना है तो वो तो कर ही दो, उससे फिर यू कैन डू इट ऑनलाइन, अपने आप ही कर सकते हो सारा, यू डोंट हैव टू रियली पे मनी टू एनी लॉयर। हाँ, अगर आपको लॉयर करना है बाद में, या व्हेन द टाइम कम्स फॉर अ हियरिंग, जब भी हियरिंग आता है, सो देन यू कैन आई कैन लेट यू नो कि मेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, नहीं तो यू कैन प्रीटी मच इवन गो ऑन योर ओन, आई कैन गिव यू information or counseling separately, but or you can, जहाँ भी आप रहते हो, किचन में रहते हो, वहाँ पर लोकल कोई लॉयर है वो भी कर सकते। The problem is most lawyers in Canada, they have no knowledge about immigration appeals. वो कर रहे हैं because they are in the business, पर they don't have much experience, और वो there's no guarantee कि जिस लॉयर को आप करोगे वो आपका दिल से या उसको ऐसे प्रॉपरली इसको करके वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, तो हमें पता नहीं, बट इट्स समथिंग दैट यू कैन टेक अ डिसीजन लेटर ऑन, नॉट टुडे। हाँ जी सर। अब देखो, अभी इसमें मैरिज के इंटरव्यू में हमने 4-5 बार हमने प्रैक्टिस करी है, मैं नहीं समझता कि कोई इससे ज्यादा प्रैक्टिस करा सकता है। नहीं, मेरा दावा है कि कोई इससे ज्यादा प्रैक्टिस करा ही नहीं सकता, और जितने भी क्वेश्चंस आपने बोले हैं वो मेरे ख्याल है कि मोर और लेस सारे ही कवर्ड कर चुका हूं मैं, मोर और लेस, आई मीन आई डोंट नो, मोर और लेस सारे ही कवर कर चुके हैं मैं। तो अब उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि सेरेमनी हम बैठ के कि भाई बैठ के कराना है, खड़े होकर कराना है, कम ऑन में, अगर मेरे से कोई पूछता कम ऑन में, यू मस्ट बी क्रेजी, आप हाउ डज इट मैटर बैठ के कराना? आपने कभी गुजराती मैरिज आपने कितनी, अगर मेरे से पूछती वो, तो मैंने उससे पूछा कि आपने कितनी गुजराती मैरिज देखी है,
आपको क्या पता है कि गुजराती में हम बैठते हैं कि खड़े होते हैं, ठीक है हम। हाँ ये जरूर है कि हमारी मैरिज फोटोज कम है, जैसे मैंने आपको बताया आपके पास फोटोज नहीं है। टिपिकली सेरेमनी में लोगों के पास 500-1000 फोटोज भी होती हैं, 500 फोटोज में देखी है फेरे की, तो इतनी होती हैं, लेकिन आपके पास कम है, तो दैट्स ओके, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। पर वी डिड मेंशन अबाउट इट, बट दैट्स ओके, जो हो गया होना सा हो गया। अब तो ये है कि यू हैव टू टेक एक्शन, और फिर जस्ट स्टे इन टच, बताते रहना लोग कैसा हो रहा है। हाँ जी सर। थैंक यू। ट्रांसलेटर, ये कल जाने से पहले ट्रांसलेटर के पीछे, इंटरप्रेटर के पीछे पढ़ के इससे डॉक्यूमेंट जरूर लो आप इसको। हाँ जी सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। और सर वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम और कुछ क्या कर सकते? आप ऐसे करो, उसको ईमेल लिख दो, उसके मैनेजर को, उसको मत, उसके मैनेजर को ईमेल लिखो कि भाई ऐसे ऐसे गलती आपने करी है, ये करा है, तो कम से कम अगर वो नहीं देगा तो कम से कम उस ईमेल को हम यूज कर लेंगे कि हमने तो उसको बोला था, उसने देने से मना कर दिया। हाँ तो कम से कम आपके पास एक एविडेंस होगा कि वो उसने मना कर दिया। लेकिन आप ईमेल में पूरा लिखो कि भाई आपने ऐसी गलत डेट बोली, मैंने आपको 2-3 बार टोका, आपने डेट नहीं आपको समझ में आई, तो ये प्रॉब्लम है, मेरे रिकॉर्ड में ये आ चुकी है कि डेट गलत हो चुकी है, और इसकी जो ब्लेम है आपको जाता है। प्लीज एक्नॉलेज और रिस्पॉन्स कि आपको कुछ कहना है इसके बारे में कि नहीं, बस इतना इतना लिख देना, इतना ही काफी है। ओके। किसी को सीसी में और बीसीसी में रखें मेल में। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर।